हेलो बच्चों, कैसे हो? मजे में? मैं सत्यम सर, रिजल्ट किंग। अब हम लोग आज सेकेंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करेंगे। आशा करते हैं कि सबों का मन लगने लगा होगा, क्योंकि अब एक डिसीजन लिया गया है आज के बाद डिस्कस करने पर कि हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव फुल कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो सेंटअप एग्जाम दे करके आए उनको ऑब्जेक्टिव में काफी प्रॉब्लम हुई। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैं असाइनमेंट में है, मैं उसको डिस्प्ले करा के किसी दिन हर एक चैप्टर का वीवीआई क्वेश्चन बता दूंगा। आप उसको खुद से भी नोट से कर सकते हैं। जो मेरा नोट्स है उसमें सारा आंसर अवेलेबल है, आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव को थोड़ा डीपली पढ़ते चलेंगे, क्योंकि उससे एक ऑब्जेक्टिव से बहुत सारे क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब आप 10,000 भी ऑब्जेक्टिव याद कर लेंगे तो फिर हो सकता है 10 ऑब्जेक्टिव भी ना बने, लेकिन अगर आप मेरा 100 ऑब्जेक्टिव भी अगर पढ़ लेते हैं तो उससे फिर 10 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से, अगर न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव भी है तो भी उसको हम लोग डायरेक्ट टिक नहीं लगाएंगे। ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे, उसका सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कि उसके बेस पर कोई दूसरा क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए। ठीक है तो स्टार्ट करते हैं। सेकेंड चैप्टर का थ्योरी हो चुका था, अब ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करें। पहले हम लोग अब फाइनल हो गया है, और मैम और अब मेरा पहले ऑब्जेक्टिव सीरीज चलेगा, पहले पूरा कंप्लीट करेंगे। इसलिए डेली वीडियो अपडेट देखिएगा, इग्नोर नहीं कीजिएगा। और देखिए, जब भी ऑब्जेक्टिव में पढ़ाऊं तो मैं टिक क्या लगा रहा हूं उस पे आप ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि आंसर पहले से भी है। ठीक है, तो हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को ये पता करना है कि आखिर ये ऑब्जेक्टिव बन कैसे रहा है, कि इसके बेस पर हम लोग ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और लेकिन अगर थ्योरी क्लास करनी हो तो एक दूसरे प्लेटफॉर्म एसीएस ऑनलाइन में चल रहा है, आप लोग वहां पे भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है विलियन चैप्टर का, न्यूमेरिकल से ही शुरू हो रहा है। ठीक है, तो चलिए क्या है देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि 0.1 MbANO3 होल 2, यानी कि बेरियम नाइट्राइड घोल का 1/2 गुणांक 2.74 है, तो विघटन स्तर क्या होगा, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा। अब चलिए, अब इसका थ्योरी समझते हैं। ये बनेगा कैसे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। किससे? अल्फा से। अल्फा बराबर होता है I-1/n-1। ठीक है, अब यहाँ आई क्या है? आई को हम लोग बोलते हैं 1/2 गुणांक, 1/2 फैक्टर, जिसका वैल्यू हमको आई का वैल्यू पहले से ही पता है, कितना है? 2.74। अब हमको पता करना है कि एन का वैल्यू क्या होगा। एन बोलते हैं कि नंबर ऑफ डिसोसिएट आयन, यानी कि जो आयन टूट रहा है, जो हमको दिया गया यौगिक है, वो कितने नंबर ऑफ आयंस में टूट रहा है, जो काउंटर आयन बोलते हैं। ठीक, यहाँ हम लोगों के पास क्या है? BaNO2 का होल 2। अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं तो ये टूटेगा Ba2 प्लस प्लस 2NO2 माइनस में। यहाँ कितना है? 2, और यहाँ कितना है? 1। तो टोटल नंबर ऑफ आयन मेरे पास कितना हो गया? 2, 1, 3, यानी कि n बराबर मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब इन दोनों वैल्यू को यहाँ पुट कर देना है। पुट करने के बाद आपको क्या आ जाएगा? आई कितना आपका दिया हुआ है? 2.74 माइनस 1 अपॉन एन कितना है? 3 माइनस 1। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाता है? ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 1.74 अपॉन 2। अब आंसर मेरा किस में दिया हुआ है? परसेंटेज में, इसलिए जो भी मेरा परसेंटेज आएगा उसको मैं क्या करूंगा? 100 से गुना कर दूंगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 87%। ठीक है, कितना आ जाएगा? 87%। इसको हम लोग चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे लोग नहीं जुड़ा है वो सब जल्दी से जल्दी इसको शेयर कर दो, क्योंकि ये हम लोग ऑब्जेक्टिव नहीं, बहुत मजेदार चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आप लोगों को बहुत यूजफुल होने वाला है। ठीक है, चलिए कितना परसेंट आ गया? 87%। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, कितना आ गया? 87। आंसर भी दिया हुआ है बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा कि कौन सी धातु, कंसेप्ट समझ में आ गया? ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला है, याद रखिएगा। चलिए, अब हम लोगों के पास है दूसरा क्वेश्चन है, कौन सी धातु के नाइट्रेट की ऊष्मीय विघटन रंगहीन गैस युक्त होती है? बाबू जितना भी रट लोगे
रट लो, लेकिन जब भी रंगहीन या सफेद रंग वाला क्वेश्चन आए तो ये ध्यान रखना कि अगर इसका कंसेप्ट में बता दे रहा हूं, जिसका d ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो या d ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरा होता है, वैसे यौगिक या वैसे जो आयन होते हैं वो रंगहीन होते हैं। कैसे होते हैं? रंगीन। बहुत ही जबरदस्त चीज बता रहा हूं। यहाँ पे तोड़िए इसको, ये किस में टूटेगा? Na+ में। किसमें? Na+। इसका रंग आपका व्हाइट होता है। सीख लिया एक नया चीज। Cu2+ में ये टूटेगा, Cu2+ और NO3- में। तो Cu2+ का रंग कैसा होता है? ब्लू। ठीक। Ba2+ ये किस में टूटेगा? ये आयन Ba2+ में, और Ba2+ का जो रंग होता है वो होता है ग्रीन। आप कॉपी पेन लेके बैठा करो, क्योंकि ये सब टाइप का क्वेश्चन आए तो सिर्फ रटोने में बार बार बोल रहा हूँ। सेंटअप एग्जाम आप दे के आए होंगे तो रट के आप गए होंगे तो देख लिया होगा कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहता है। तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो रहा है इस पे ध्यान दो। बाकी थ्योरी के लिए जो मेरा शॉर्ट नोट्स है वो काफी है, सफिशियंट है। ठीक है। अब ये टूटता है Hg2+ में। किसमें? आपको याद रखना है Hg2+, Cd2+, ठीक है, कैडमियम 2+ और Zn2+ में जो ऑर्बिटल है वो पूरा का पूरा D10 यानी पूर्ण रूप से भरा होता है। इसलिए इन तीनों का जो रंग है वो हमेशा सफेद या रंगहीन होता है। कैसा होता है? सफेद या रंगहीन। ठीक। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया? कि और इसी को हम लोग, इसका एक और नाम है Hg2+, Cd2+, और इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसको हिंदी में कहा जाता है छद्म संक्रामक तत्व। इसको क्या कहा जाता है? दूसरा नाम इसका क्या है? स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, यानी इसी को कहते हैं हम लोग हिंदी में छद्म संक्रामक तत्व। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन अनुसंग के गुणधर्म नहीं है? तो कल ही हम लोग थ्योरी पढ़े थे, अनुसंग गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन यानी RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकेंड होता है हिमांक का अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तीसरा होता है आपका क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और चौथा होता है प्रासरण या प्रासरणी दाब, ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। अब इसमें से देख लीजिए कौन सा है। तो क्वथनांक का उन्नयन है, प्रासरण दाब है, हिमांक का वाष्प दाब लेकिन अनुसंग के गुणधर्म नहीं है। याद रखिए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन वो आपका क्या है? क्या है? अनुसंग गुणधर्म, लेकिन सिर्फ वाष्प दाब अनुसंग गुणधर्म नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा आदर्श घोल का निर्माण नहीं करता है? तो CCl4 यौगिक के साथ अगर हम किसी भी चीज को मिला देते हैं तो वो अनादर्श घोल बन जाता है। आदर्श घोल का निर्माण नहीं करता। ये कैसा निर्माण करता है? अनादर्श घोल का, क्योंकि CCl4 आपका एक अध्रुवीय विलायक होता है। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, उसके साथ आपका देख लीजिए यौगिक कौन सा जुड़ा हुआ है। ठीक। तो ये सारे मिश्रण जो है, अब बोलेगा सर इसमें भी CCl4 है, लेकिन ये बेंजीन समूह के साथ जुड़ा हुआ है इस कारण से। ठीक है, ये आपका एलिफेटिक समूह है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। आप इसको याद भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है एक घोल जिसमें 6 ग्राम यूरिया 90 ग्राम जल में उपस्थित है, उसका वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कैसे निकालेंगे? चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर हम लोग बाद में देखते हैं, पहले इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ठीक। तो यूरिया, याद रखिए यूरिया क्या होता है? विलय। यूरिया क्या है बच्चों? विलय। और 90 ग्राम जल ये क्या है? विलायक। आप इसको दो तरीके से पहचान सकते हैं कि जल जो है वो सार्वभौमिक विलायक है इसलिए भी, या इसकी जो मात्रा है ज्यादा है इसलिए भी ये विलायक है। पहचानना सीख गए? चलिए आगे आते हैं। अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन का फॉर्मूला होता है P0 - P/P0। ठीक, या इसी को हम लोग लिखते हैं डेल P
बराबर हमने पढ़ा था क्या होता है, x विलय। ठीक, चलिए x विलय का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, n विलय बटा विलयन का मूल। तो विलयन में कौन कौन होता है, विलय प्लस विलायक। जो मैं बोल रहा हूं उसको गौर कीजिएगा, विलय प्लस विलायक। ठीक हो गया, मेरा फॉर्मूला तैयार हो गया। n क्या होता है, n किसको डिनोट करता है, मोल को। ठीक, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए n डिनोट करता है मोल को। मोल का फॉर्मूला होता है, मोल बराबर होता है, यानी n बराबर होता है W/m। क्या होता है, W/m। अब इसको निकालेंगे कैसे हम लोग, ठीक है, चलिए W/m। तो W क्या है मेरा, भार, और m क्या है, मोलर द्रव्यमान। चलिए 6 ग्राम यूरिया के लिए सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ वो देख लेते हैं। ठीक, यूरिया का सूत्र होता है, सबसे पहले तो W हमको पता है 6 ग्राम है, बहुत बढ़िया। अब यूरिया का हमको मोलर द्रव्यमान निकालना होगा। यूरिया का कैसे निकालेंगे, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। ठीक है, मोलर द्रव्यमान कैसे निकालते हैं सबको पता है। कैसे, सभी का आणविक द्रव्यमान लिख देते हैं, कितना हो गया 14 प्लस 2, 1 गुना 2 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यूरिया का मोलर द्रव्यमान कितना आ गया मेरे पास, 60 ग्राम। कितना है, 60 ग्राम। चलिए हो गया। जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो H2O का मोलर द्रव्यमान कितना आ जाएगा, MH2O बराबर कितना हो जाएगा, 18 ग्राम। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस फॉर्मूला को आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। आप यहाँ पे भी वैल्यू भर सकते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन ये होता है कि अगर हम विलायक की मात्रा को बहुत अधिक कर देते हैं तो उस कंडीशन में ये जो विलायक है इसको हम लोग नेग्लिजिबल मान लेते हैं। चलो, अब हम लोग के पास क्या है, हमने H2O का मोलर द्रव्यमान निकाल लिया, कितना आ गया, 18 ग्राम। चलिए अब फॉर्मूला पे पुट करना है। लेकिन फॉर्मूला में पुट करने से पहले हम लोग एक बात ध्यान में रख लें कि हम लोग जो एक ऐसा विलयन की कल्पना करते हैं जिसमें विलायक की मात्रा बहुत अधिक है, मतलब विलय की मात्रा बहुत कम। यानी चीनी हमने लिया 1 चम्मच और उसमें 5 बाल्टी पानी डाल दिया, तो उस स्थिति में क्या होगा, जो विलय का मोल है उस विलयन में वो एक नगण्य हो जाता है, इसलिए हम लोग उसकी वैल्यू को नगण्य मान लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ सीधा सीधे आ गया n विलय बटा n विलायक। अब n विलय का आपको फॉर्मूला पता है क्या है, W/m। ठीक है, तो विलय के लिए W कितना दिया हुआ है, 6। तो लिखेंगे 6 बटा भार इसका कितना निकल गया है, 60 अपॉन, अब क्या है, विलायक। विलायक कौन है, जल। विलायक का भार कितना है, W, 90 बटा क्या कर देंगे, 18। ठीक, ये सॉल्व करके कितना हो जाएगा, 1/10 गुना 18 बटे 90। ठीक, अब इसको आप काट लिखोगे, 18 ऊपर चला जाएगा। ठीक, 1/10 मैंने यहीं पे काट दिया, क्या आ जाएगा ये, 18 पंचे 90, 1/50। 1/50 का मतलब कितना वैल्यू आ गया, 0.02। 0.02 इसका आंसर होना चाहिए। आपके सामने मैंने कैलकुलेट किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं आंसर क्या है इसका। चलिए आंसर है मेरा 0.02। तो इस तरीके से समझ में आ गया आप लोग को कि कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आए तो उसमें जो एक वैल्यू है हम लोग विलायक की मात्रा को मान लेते हैं विलियन में, और विलय की मात्रा मोल यानी उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलिए अगला इनमें से कौन अर्धपारगम झिल्ली से ठीक है, न्यूमेरिकल जब हम लोग बना रहे हैं तो न्यूमेरिकल में क्लास में भी मैंने बनवाया है, उसके अलावा यहाँ भी न्यूमेरिकल जब आए तो स्किप नहीं कीजिएगा, एक बार ट्राई कीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। अर्धपारगम झिल्ली से निकल पाते हैं, ऐसे विलायक के निकल पाते हैं, बताया था इसी प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। चलिए फिर से मेरे पास एक न्यूमेरिकल है, क्या दिया हुआ है, 234.2 ग्राम चीनी। और मैं न्यूमेरिकल बनाने का बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं। ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, तो घोल का मोलर द्रव्यमान, मोलर सांद्रण क्या होगा। क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़िए। क्वेश्चन कर रहा है कि 234 ग्राम
234.2 ग्राम चीनी के घोल में, यानी कि मेरा जो विलयन का भार, विलायक का भार है वो नहीं पता, हमको उसका मोलर द्रव्यमान का उपयोग करना है। और यहाँ पे चीनी की मात्रा दी हुई है, यानी विलय का भार हमको पता है। ठीक है, विलय का भार कितना है? विलय का भार मेरे पास जल्दी बताइए, 34.2 ग्राम। ठीक, चलिए अब कर रहा है मोलल सांद्रण। मोललता को हम लोग सूचित करते हैं स्मॉल m से। क्या होता है फॉर्मूला? विलय का मोल मतलब n विलय बटा w विलायक। ठीक, ग्राम में है अगर तो फॉर्मूला याद कीजिए, कुछ दिन पहले भी क्लास ये सबों का करा दिया गया है, थ्योरी क्लास। आप अगर पीछे का वीडियो देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा। ठीक है, अब n बराबर क्या होता है आपको पता है, W बाय m। n बराबर क्या होता है? W बाय m। W भार पता है लेकिन m नहीं पता। चीनी का फॉर्मूला क्या होता है? C12 H22 O11। जब आप लोग इसका भार निकालेंगे, यानी कि पूरे फॉर्मूला से 12 गुने 6 सॉरी 12 गुने 12 प्लस 1 गुने 22 प्लस 16 गुने 11, जब आप करेंगे तो इसका जो आंसर है वो आता है 342 ग्राम। ठीक है, कितना आ गया? 342 ग्राम। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग के पास फॉर्मूला आ गया n विलय बटा w विलायक गुना 1000। अब हमको क्या करना है? सबका वैल्यू रखना है। n बराबर होता है क्या? w बाय m। w बाय m, लेकिन हम लोग किसके लिए रखेंगे? विलय के लिए, बटा विलायक का भार। तो w बाय m क्या है यहाँ पे? w विलायक गुना 1000। चलिए रखिए वैल्यू। W का वैल्यू कितना है? 34.2 बटा, अब ये नीचे आ जाएगा m, 342 गुना। अब हमको यहाँ देखिए एक चीज है, W विलायक नहीं पता, लेकिन हमको ये पता है कि विलियन कितने ग्राम का, विलियन कितने ग्राम का है? 234। तो हमको एक फॉर्मूला पता है, याद कीजिए कि विलियन बराबर क्या होता है? विलय प्लस विलायक। क्या होता है? विलय प्लस विलायक। अब विलियन बराबर, विलियन कितना है? 234.2 बराबर विलय का भार कितना है? 34.2 और प्लस विलायक। विलायक का भार नहीं निकल जाएगा? कितना हो जाएगा? विलायक बराबर 234.2 माइनस 34.2 कितना हो गया? 200 ग्राम। बस इसी 200 ग्राम वैल्यू को यहाँ लिख देना है गुना 1000। ठीक, दशमलव हटेगा, 10 यहाँ आ जाएगा, 342 कट गया, एक शून्य से एक शून्य, दो शून्य से एक शून्य। ठीक है, दो शून्य से दो शून्य, 1/2 यानी कि 0.5। चलिए सही आंसर है 0.5 आ गया। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से बताएं कि न्यूमेरिकल कैसे बन रहा है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं कि हिमांक में किसका अवनमन अधिकतम होगा। देखिए एक क्वेश्चन इस टाइप का कल भी हमने किया था, उसमें कंसेप्ट मैंने बताया था कि हिमांक का अवनमन का जब सवाल आए तो हिमांक का अवनमन क्या है? आपका एक प्रकार का अनुसंख्य गुणधर्म, और अनुसंख्य गुणधर्म की वैल्यू उसी की ज्यादा होगी जिसमें मूलों की संख्या अधिक होगी आयनों की। अब यहाँ देखिए K2SO4 है, सबको तोड़ लीजिए, बस इससे बढ़िया टेक्निक और ट्रिक कोई नहीं है इसको बनाने का। K2SO4 किसमें टूटेगा? 2K प्लस प्लस SO4 2 माइनस। ठीक, अब इसको यहाँ पे कितना आयन हो गया? 3, यहाँ 2, एक यहाँ पे कितना हो गया? 3। NaCl किसने में टूटेगा? 2 आयन में, किसमें किसमें? Na प्लस और Cl माइनस में। तो टोटल आयन कितना हो गया? 2। यूरिया और ग्लूकोज नन आयोनाइज होता है, आयनों में नहीं टूटता है। ठीक है, ये एक प्रकार का अध्रुवीय विलय होता है। ठीक है, तो यूरिया ये दोनों टूटेगा ना। अब इन दोनों में संख्या किसकी ज्यादा है? 3 ज्यादा है, तो अनुसंग गुणधर्म भी इसका ज्यादा होगा। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए कि किसका वैल्यू ज्यादा होगा, तो उसमें देख लीजिएगा जिसमें आयनों या मूलों की संख्या अधिक होगी उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। मोललता को किससे व्यक्त करते हैं? मोल पर केजी। ठीक है, फॉर्मूला ही होता है कि विलय, क्या होता है फॉर्मूला? विलय का मोल बटा विलायक का भार गुना 1000 अगर ग्राम में है तो। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग इस तरह क्या होगा? सेकंड इनवर्स, ये चौथे चैप्टर का आ गया है यहाँ पे। ठीक है, सेकंड इनवर्स होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आयन जलीय घोल में सबसे अत्यधिक अपकारक का गुण
प्रदर्शित करता है। ठीक है, कौन सा करेगा? क्रोमियम करता है। ये सब आगे हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, तीसरे चैप्टर का ये क्वेश्चन है। जलीय विलयन में किस क्षारीय धातु में सबसे अधिक अवकारक गुण होता है? ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ डैमेज सा लग रहा है। अवकारक, ये वैसे थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन है विद्युत रसायन का, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे अत्यधिक अवकारक आपका लिथियम होता है, इसमें ऑप्शन भी लिथियम ही होगा। ठीक है, इसका मैं पीडीएफ भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा, लिथियम ही आंसर हो। सांद्रता इकाई के तापक्रम से स्वतंत्र है, मतलब कि किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता। तो मैंने क्लास में बताया था कि जिस फॉर्मूले में आयतन आ जाता है उस पर ताप का प्रभाव पड़ेगा, और जिसमें आयतन नहीं आता है उस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आयतन जो है वो तापमान के साथ बदलता है। तो मोलरता में भी फॉर्मूला में N/V आ जाता है, ये भी ताप पर निर्भर करता है। द्रव्यमान आयतन है, ठीक है, मतलब W/V, V आ गया, ये भी ताप पर निर्भर करेगा। मोलरता का फॉर्मूला होता है N/W, ठीक है, और इसका भी फॉर्मूला होता है ग्राम इक्विवेलेंट वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, सब में वॉल्यूम है, जिसमें से वॉल्यूम है वो ताप पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर, बाकी नहीं करता। तो मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा? मोलरता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 35 डिग्री सेल्सियस पर 1.8 ग्राम पर सीसी 98% शुद्धता वाले H2SO4 की मोलरता को ज्ञात करना है। चलिए इसको बनाते हैं। रेडी है सब? घबरा नहीं ना रहे वो न्यूमेरिकल देख के। सबसे अच्छी बात है कि न्यूमेरिकल आपको बहुत इजी मेथड में मैं समझा दे रहा हूं, उसको आप वीडियो को एक बार रोक के लिख लीजिए कॉपी में, फिर एक बार उसको सॉल्व कीजिए। कम से कम आप नहीं सब्जेक्टिव में अगर न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार का छोटा छोटा न्यूमेरिकल पे आप लोग ध्यान दीजिए, जिससे आप लोगों को उसको बनाने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको यहाँ दिया हुआ क्या क्या, देखिए ये जो वैल्यू है ये आपके घनत्व का वैल्यू है। अब हमको पता कैसे चला सर कि ये घनत्व है? ठीक है, देखिए जो भी घनत्व का जब भी बात होता है तो घनत्व यानी डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, आपको उसका यूनिट भी पता होगा, केजी प्रति मीटर क्यूब होता है, यानी कि द्रव्यमान बटा आयतन, यानी घनत्व यानी डी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है W/V। ठीक, अब हमको यहाँ W पता है, ठीक, और वो क्या कर रहा है कि 98% शुद्धता वाले H2SO4 की मोलरता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है उसको पहले देख लेते हैं। मोलरता का फॉर्मूला होता है विलय का मोल। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, हाथ दर्द कर जाता है इतना लंबा लंबा लिखते, झूठ मूठ का, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले बात होता है कि विलय का मोल बटा विलियन का आयतन, यानी V विलियन, और अगर मिलीलीटर में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, चलिए अब इसमें एक टर्म है 98% शुद्धता वाले, ठीक है, 98% H2SO4 W/W लिया जा रहा है। ठीक है, 98% शुद्धता वाले का मतलब क्या है कि 90 ग्राम जो भी विलय है, विलय मेरा H2S घोल की, ठीक है, अब इसमें 90 ग्राम और विलियन मेरा कितना लिया जा रहा है? 100 ग्राम। विलियन 100 ग्राम का ही होता है। ठीक है, तो क्या हो गया W/W, ये कितना है 98, सॉरी 98 ग्राम आपका क्या है? विलय है, और विलियन कितना है मेरा? 100 ग्राम। ठीक, चलिए अब हमको इसमें एक चीज इसमें क्या क्या पता है पहले वो देख लेते हैं। N विलय निकालने के लिए हमको चाहिए W/M, तो हमको W तो मिल जाएगा, यहाँ भी है W, और इसका H2SO4 का मोलर द्रव्यमान भी हमको मिल जाएगा 98 ग्राम, ये तो हमको पता चल जाएगा। लेकिन विलियन का आयतन कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमको विलियन का आयतन निकालना होगा। ठीक है, चलिए विलियन का आयतन निकालते हैं। तो विलियन का आयतन यानी कि V विलियन कैसे निकालेंगे? चलिए, हमको फॉर्मूला पता है डेंसिटी का, क्या होता है? W/V। ठीक, अब V बराबर क्या हो जाएगा? W/D। W कितना दिया हुआ है हमको? W कितना दिया हुआ है हमको? D दिया हुआ है 1.8। ठीक, D कितना दिया हुआ है मेरा?
और हमको वॉल्यूम निकालना है, W पता है, तो W मेरा कितना हो जाएगा 90, एक मिनट, 98% वॉल्यूम विलियन का आयतन, D मेरा है 1.8 और मेरा W हो जाएगा आपका यहाँ से 100, हम लोग 100 को लेके चल रहे हैं ना, तो मेरा W हो जाएगा, यानी जो भार है मेरा वो हो जाएगा 100, ठीक। चलिए 100 बटा 1.8, ठीक है। चलिए V मेरा मिल गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं विलय का मोल, यानी N विलय निकाल लेते हैं। N विलय बराबर होता है W बाय M। W कितना है मेरा 98 बटा, और H2SO4 का जब आप मोलर द्रव्यमान निकालेंगे, किसका H2SO4 का मोलर द्रव्यमान, तो क्या होगा H2SO4 का मोलर द्रव्यमान MH2SO4 कितना हो जाएगा 98 ग्राम, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 32 प्लस 16 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा 98 ग्राम, ठीक है। तो मेरा कितना आ जाएगा 98। अब इन दोनों वैल्यू को हम लोग उस फॉर्मूला पे पुट कर देते हैं, ठीक। कहां पे कर दूं, यहीं पे कर देते हैं, इसको मिटा देता हूं। फॉर्मूला पे ध्यान दीजिए, ये न्यूमेरिकल सब बहुत वीआईपी न्यूमेरिकल है और आपके बिहार बोर्ड में भी पूछ रहा है, तो आप आलतू फालतू जो भी पब्लिकेशन टारगेट और भी बहुत सारे भारतीय वन में अनाप शनाप बहुत सारा क्वेश्चन है, उन सब क्वेश्चनों से बचें। एक सेलेक्टेड वे में ऑब्जेक्टिव को तैयार करें जिससे आपका दिमाग पजल नहीं हो और सटीक एग्जाम में आ सके उसका क्वेश्चन। एम यानी मोलरता बराबर हम लोग पुट करेंगे, कितना है इनका वैल्यू 98 बाय 98 बटा वी विलियन कितना निकला है 100 बटा 1.8 गुना कितना से कर देंगे 1000, ठीक। देखते हैं क्या आंसर आता है, क्या आ जाएगा 98 बटा 98 तो कट गया, ये हो गया 1 अपॉन कितना हो जाएगा 100, ये ऊपर चला जाएगा गुना 1.8 गुना 1000, ठीक। अब यहां से एक दशमलव हटाएंगे तो 10 दे देंगे, 1000 नीचे आ गया, 1000 ऊपर से कट गया, 18 m। क्या आंसर है 18 m? यस। चलिए बहुत बढ़िया, हम लोगों ने बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व किया है, आंसर भी आपका 18 m। इस पूरी प्रक्रिया को एक बार देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बताएं, ठीक। यहाँ तक को फिर से एक बार मैं समझा दे रहा हूँ, थोड़ा ये अजीब तरह का क्वेश्चन है। देखिए ये जो ग्राम यहाँ पर सीसी का मतलब होता है वॉल्यूम, इससे ही पहचानते हैं। तो W अपॉन वॉल्यूम ये बता रहा है घनत्व को, क्योंकि घनत्व को यहाँ दिमाग से निकालना पड़ेगा, इसके यूनिट से पता करना पड़ेगा। तो 1.8 ग्राम पर सीसी हमको घनत्व मिल गया, ठीक है, मतलब हमको घनत्व पता है। घनत्व का फॉर्मूला होता है W/V। अब मोलरता निकालना है तो मोलरता का फॉर्मूला होता है N विलय बटा V विलियन। अगर मिलीलीटर में है तो 1000 से गुना कर देंगे, मिलीलीटर में ही है, देखिए सीसी में है यानी मिलीलीटर के फॉर्म में होगा। अब क्या है N विलय का फॉर्मूला होता है मोल बराबर W/M, ठीक। अब एक यहाँ और दूसरा टर्म है, हमको कुछ भी नहीं पता, भार क्या है नहीं पता, लेकिन एक चीज पता है, यहाँ लिख रहा है 98% शुद्धता, यानी कि W/W का बात हो रहा है। अब W/W का क्या मतलब होता है, W/W का मतलब होता है कि विलियन का जो मेरा वो भार दिया हुआ है वो 100 ग्राम में कितना है, विलय का 98 ग्राम। तो हमको यहाँ से W पता चल गया और विलियन का भार पता चल गया। अब विलियन का आयतन निकालना है, तो विलियन का आयतन निकालने का जो तरीका है वो हम लोग निकालेंगे घनत्व के फॉर्मूला से। घनत्व बराबर है W/V, तो V बराबर हो जाएगा W/D। हमको W पता है टोटल विलियन कितना 100 का, 100 अपॉन इसका घनत्व का वैल्यू पता है 1.8, ठीक है। इसको यहीं ऐसे रहने देते हैं, फिर मोल निकाल लेते हैं। मोल बराबर होता है W/M। आपको यहाँ W पता है कितना है 98 ग्राम, 98 अपॉन मोलर द्रव्यमान H2SO4 का मैंने क्लास में बताया है, बेसिक में भी बताया है मोल वाले। जब देखिए जब मैं क्रैश कोर्स का सीरीज स्टार्ट कर रहा था तो सबसे पहला दूसरा तीसरा 4 दिन हम लोगों ने बेसिक क्लास किया था, जिसको सब बच्चों ने इग्नोर कर दिया और आज उसी का फिर से यूज हो रहा है, तो इस कारण से बहुत ज्यादा दिक्कत आता है। तो यहाँ पे हमको W का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा H2SO4 का 98 ग्राम, तो W/M मिल गया। अब इन दोनों फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं इस वाले फॉर्मूला में, ठीक है। तो N विलय हो जाएगा W/M 98/98 बट अपॉन 100/1.8, ये मेरा वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया, वॉल्यूम की वैल्यू हो गई गुना 1000। सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा 18 m, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुषंग गुणधर्म विधि से
प्रोटीन तथा बहुलक का अनुभारक ज्ञात करने की सर्वोत्तम विधि क्या है? प्रोटीन तथा बहुलक का अनुभार ज्ञात करना है अनुसंग गुणधर्म से, क्योंकि प्रोटीन और बहुलक को निकालने के लिए हमको एसपीएम को अलग करना पड़ेगा, एसपीएम वाले कंसेप्ट पे आना पड़ेगा, और ये कंसेप्ट मेरा आता है प्रासरणी दाब वाली विधि में, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? प्रासरणी दाब। वाष्प दाब, हिमांक और क्वथनांक ये उस विलयन के लिए होता है जिसको हम गर्म कर सकते हैं या जिसको हम लोग जमा सकते हैं, ठीक है। और जबकि प्रासरणी दाब में ताप का कहीं भी कोई भी उपयोग नहीं होता है, ठीक है। तो आज भर हम लोग यहीं पर रहने देते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी आगे वीडियो करेंगे, ऑब्जेक्टिव करेंगे। जैसे एक ऑब्जेक्टिव है अभी यहाँ पर, एक ऑब्जेक्टिव है कि विलयन जिसमें प्रासरण दाब समान ताप पर समान होते हैं आइसोटोनिक कहलाते हैं। मतलब वैसा विलयन जिसमें आइसो मतलब होता है समान, ठीक है, और टोनिक मतलब होता है प्रेशर, मतलब कि वैसा विलयन जिसका समान प्रासरणी दाब हो, वैसा कौन सा विलयन कहलाता है? आइसोटोनिक। विलयन का अनुसंग गुणधर्म नहीं है, अभी जस्ट हमने किया था, कौन सा नहीं है? पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन अनुसंग गुणधर्म नहीं होता, प्रासरणी दाब है, वाष्प दाब का अवनमन है, हिमांक का उन्नयन है। चलिए फिर एक न्यूमेरिकल आ गया, इसको हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज बहुत न्यूमेरिकल हो गया, आज भर रहने देते हैं, ठीक है। और जो भी बच्चे अभी तक ऑब्जेक्टिव श्रृंखला को नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, उनको बोलिए कि आप पहले 15 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करेंगे इसी तरह से डीप नॉलेज के साथ, और इग्नोर नहीं कीजिएगा, टिक मारने पे ध्यान नहीं दीजिएगा, वो आप रट के आगे फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। और छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव में जो न्यूमेरिकल है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आप सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल को छोड़ना चाह रहे हैं तो यहाँ पे लेकिन इन न्यूमेरिकलों को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बने रहिए, गुड नाइट। और हम लोग नेक्स्ट दिन सभी क्लासेस ऑफलाइन में भी ओपन हो चुकी है, तो जैसे बच्चे आ रहे हैं कल से क्लास आएंगे और कल से क्लास किसी भी कीमत पर चलेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।